हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मासिक चक्र के बारे में, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ठीक है, देखिए मासिक चक्र क्या होता है कि मादाओं में, ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है? फीमेल्स में पाया जाता है। और फीमेल्स में भी कौन सी फीमेल्स में? प्राइमेट्स में। ठीक है, जो स्तनधारी होते हैं उनमें एक गण होता है प्राइमेटा। ठीक है, और इन प्राइमेट्स में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं? बंदर आते हैं, यानी कि कपी है, बंदर है और मनुष्य है। सिर्फ इन्हीं में ही मासिक चक्र मिलता है। ठीक है, बाकी स्तनधारियों में भी एक चक्र मिलता है जिसको अपन एस्टर साइकिल कहते हैं। ठीक है, रज चक्र कहते हैं। लेकिन प्राइमेट्स में कौन सा चक्र मिलेगा बेटा? मासिक चक्र मिलता है। ठीक है, तो मादा प्राइमेट्स में होने वाले जनन चक्र को आवर्त चक्र कहते हैं, जिसमें गर्भाशय तथा अंडाशय में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कौन से परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है? क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, इसकी जो अवधि होती है वो 28 से 29 दिन की होती है। और ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? ह्यूमन में, एप्स में और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में पाया जाता है। ठीक है, इसकी 4 फेज होती हैं। कितनी फेज होती हैं? 4 फेज होती हैं। पहली जो फेज है ना, इसको कहते हैं अपन मेंस्ट्रुअल फेज, यानी कि ब्लीडिंग फेज, या फिर आप इसको रक्तस्राव अवस्था भी कह सकते हो, है ना। जो ब्लड है वो जननांगों से बाहर आता है, तो इसको कहते हैं अपन मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, और ये 3 से 5 दिन की अवस्था होती है। ठीक, दूसरी जो फेज होती है इसको अपन प्रोलिफेरेटिव फेज कहते हैं। कौन सी फेज कहते हैं? प्रोलिफेरेटिव फेज, या फिर आप इसको फॉलिकुलर फेज भी कह सकते हो, जहां पर क्या होता है? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। मैंने कल आपको बताया था जो अंडाशय होता है उसमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, तो वो इसी फेज में होता है, प्रोलिफेरेटिव फेज में। और ये अवस्था होती है आपकी 6 से 13 दिन की अवस्था होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपकी अवस्था आती है, उसको कहते हैं अपन ओव्यूलेटरी फेज। 6 से 13 दिन का मतलब है 6वें दिन से स्टार्ट होगी और 13वें दिन तक चलेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है अपनी ओव्यूलेटरी फेज, और ये 14वें दिन की अवस्था होती है, जहां पर क्या होता है कि जो फॉलिकल्स डेवलप हो चुकी हैं, ग्रेफियन फॉलिकल बन चुकी है। ठीक है, तो वो जो ग्रेफियन फॉलिकल है ना, वो फट जाती है और ओवम मुक्त करती है, या फिर सेकेंडरी ओसाइट मुक्त करती है, जिसको अंडाणु भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये इसी फेज में होता है, जिसको अपन अंडोसर्ग अवस्था कहते हैं। ठीक है, लास्ट वाली जो फेज बचती है ना, ये है आपकी सीक्रेटरी फेज, है ना, स्रावी अवस्था। इसमें क्या होता है कि जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम होती है वो कुछ स्राव मुक्त करने लगती है। ठीक है, ग्रंथियां बन जाती हैं उसमें और स्राव मुक्त करने लगती है जब निषेचन नहीं हो पाता है। इसीलिए इस फेज को अपन सीक्रेटरी फेज भी कहते हैं। ठीक है, स्रावी अवस्था कहते हैं, और ये 15 से 28वें दिन की अवधि होती है ना। और मान के चलिए इस दौरान, ये सीक्रेटरी फेज के दौरान निषेचन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? फिर से वही आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल फेज चालू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो ग्रंथियां होती हैं ना एंडोमेट्रियम में, वो फिर टूटने लगती हैं अगर उनमें इम्प्लांटेशन नहीं हुआ एंडोमेट्रियम में, है ना। और इम्प्लांटेशन कब होगा? जब निषेचन होगा, है ना। तो निषेचन नहीं हो पाया अंडाणु का तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो गर्भाशय की जो परतें हैं वो टूटने लगेंगी, और गर्भाशय की परतें टूटने लगेगी तो फिर से जो है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाएगा, फिर से वही फेज आ जाएगी, मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, फिर इसके खत्म होने पर फिर प्रोलिफेरेटिव फेज आएगी, फिर ओव्यूलेटरी फेज आएगी, और फिर से सीक्रेटरी फेज आएगी। ठीक है, इस तरीके से साइकिल चलता रहता है। इसी को कहते हैं अपन मासिक चक्र। ठीक, अभी आपकी समझ में नहीं आया तो आगे आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो फेज है ये मैंने बताया आपको, मेंस्ट्रुअल फेज, या फिर इसको ब्लीडिंग फेज कहते हैं। ठीक है, और ये कब आती है? जब निषेचन नहीं हो पाया है। निषेचन की अनुपस्थिति में जो एंडोमेट्रियम की परत है वो टूटने लगती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो रक्त के साथ और डेड ओवा के साथ बाहर आती है, जिसको अपन ब्लीडिंग कहते हैं। ठीक है, ब्लड बाहर निकल रहा है। अब ये कब होता है? जब निषेचन नहीं होता है तो हमारे दिमाग को, हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड को नेगेटिव फीडबैक जाता है। ठीक है, कि भाई निषेचन नहीं हुआ है, और जैसे ही हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक जाता है तो वो हाइपोथैलेमस GnRH हार्मोन को कम कर देता है। ये हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होने वाला एक हार्मोन है जिसको अपन कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और ये हार्मोन जो है वो FSH और LH को मेंटेन करता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड में जो स्रावित होने वाले हार्मोन हैं दो, ये जो मेन हार्मोन है, ठीक है, FSH और LH, इनको मेंटेन करता है। तो अगर GnRH हार्मोन कम होता है तो FSH और LH ये दोनों कम हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? और जैसे ही FSH और LH कम होंगे, ये दोनों का काम होता है, खास करके FSH का काम होता है कि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, तो जो फॉलिकल बनी पड़ी हैं, जैसे मान के चलिए मैंने बताया था आपको कल
कौन कौन सी फॉलिकल्स होती हैं? देखो ये रही फॉलिकल्स, ठीक है। ये आपकी कौन सी हैं? इमेच्योर फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है, टर्शरी फॉलिकल है, ग्रेफिन फॉलिकल है। यहाँ पर ओव्यूलेशन हो चुका है। अब ये ओवम पहुंच जाएगा कहाँ पर? अंडवाहिनी में, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो पड़ी हुई है ये कार्पस ल्यूटियम, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का श्रवण करती रहती है। किसका श्रवण करती रहती है? प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का। और वो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ना, वो गर्भाशय की मोटाई को बनाए रखता है कि अगर निषेचन हो गया तो फिर वो जो जाइगोट है वो आएगा और उस गर्भाशय से चिपक जाएगा। इसलिए कार्पस ल्यूटियम जो है ना, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालती रहती है लगातार। लेकिन जब निषेचन नहीं होता है तो एफएसएच और एलएच कम हो जाते हैं। और जैसे ही एफएसएच और एलएच कम होंगे तो एफएसएच इन सबको मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार था, तो इसको भी मेंटेन करेगा एफएसएच। किसको? इस कार्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन करके रखेगा। और एफएसएच जब कम हो चुका है तो ये कार्पस ल्यूटियम क्या होगी? टूट जाएगी। क्या होगी? टूट जाएगी। तो कार्पस ल्यूटियम टूटी तो प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा, और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन कम होगा तो गर्भाशय की परत भी टूट जाएगी, ठीक है। गर्भाशय की परत टूट गई तो वो ब्लड के साथ में बाहर आएगी, जिसको अपने क्या कह दिया? ब्लीडिंग फेज। दोबारा से आ जाओ, ठीक है। देखो जीएनआरएच हार्मोन कम हो चुका है, जिससे क्या होगा? एफएसएच और एलएच कम हो गया। एफएसएच किसके लिए जिम्मेदार है? कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए, है ना, या फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए। अब एफएसएच कम हो गया तो फिर कार्पस ल्यूटियम भी क्या होगा? टूट जाएगा, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम जो बनी थी उसका विखंडन हो जाएगा, और ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है। इस वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी कम हो जाएगा, और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन घटा, एंडोमेट्रियम क्या होगी? टूट जाएगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही इसको मेंटेन करके रखता है। एंडोमेट्रियम टूटती है तो फिर क्या होगा? उसके साथ में क्या आएगा? ब्लड भी आएगा। उसके साथ में जो मरा हुआ ओवा है, जिसका निषेचन नहीं हो पाया है, वो भी बाहर आएगा। और इन तीनों को मिला करके अपन मीनेसस कहते हैं। क्या कहते हैं? मीनेसस। तो इस मीनेसस का क्या होता है? श्रवण होता है, और इसी फेज को कहते हैं अपन ब्लीडिंग फेज। समझ में आ गई बात? दोबारा से देखो, निषेचन की अनुपस्थिति में हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच हार्मोन कम हो जाता है, जिससे एफएसएच और एलएच दोनों ही कम हो जाते हैं। एफएसएच और एलएच की कमी की वजह से कार्पस ल्यूटियम जो है वो उसका विखंडन हो जाता है, और कार्पस ल्यूटियम के विखंडन से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है कम हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे ही घटेगा, एंडोमेट्रियम की परत टूट जाएगी और मीनेसस का श्रवण हो जाएगा, ठीक है। और इसी फेज को कहते हैं अपन ब्लीडिंग फेज, ठीक है। अब ब्लीडिंग हो चुकी है, नेक्स्ट फेज आएगी आपकी प्रोलिफरेटिव फेज। इसको आप नई अवस्था भी कह सकते हो, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक नई अवस्था चालू हो चुकी है, जिसको आप प्रोलिफरेटिव फेज भी कह सकते हो, या फिर इसको आप फॉलिकुलर फेज भी कह सकते हो। कौन सी फेज कहोगे? फॉलिकुलर फेज या पुटिका अवस्था भी कह सकते हो। अब देखो, इसकी अवधि होती है लगभग 6 से 13 दिन की। कितने टाइम की होती है? 6 से 13 दिन की अवधि होती है, जिसमें क्या होता है? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अंडाशय में मैंने बताया था आपको कि पहले कौन सी फॉलिकल बनती है, फिर कौन सी बनती है, ठीक है। तो देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड रही है। यहाँ पर आपको हाइपोथैलेमस लिखना है, क्योंकि जीएनआरएच हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलता है, जो कि मेंटेन करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को, ठीक है। तो ये इस पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को मेंटेन करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो एफएसएच और एलएच निकालती है, वो काम करते हैं फॉलिकल्स पर, ठीक है। तो देखिए, जीएनआरएच हार्मोन के प्रभाव में अंडाशय में नए फॉलिकल्स का परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं होती है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस होती है। तो नए नए फॉलिकल्स अगर बन रहे हैं तो ये फॉलिकल्स क्या करते हैं कि जो डेवलपिंग फॉलिकल होते हैं वो ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन करते हैं, और यही ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की परत की मोटाई को बढ़ाता है ना। मैंने बताया था ना, गर्भाशय में 3 परतें होती हैं। जो सबसे आंतरिक परत होती है ना, वो इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो उसकी मोटाई को ये जो डेवलपिंग फॉलिकल होते हैं ना, वो बढ़ाते हैं। इस डेवलपिंग फॉलिकल द्वारा ईस्ट्रोजन हार्मोन का श्रवण किया जाता है, जो रुधिर के माध्यम से गर्भाशय तक पहुंच करके एंडोमेट्रियम के पुनरुद्भवन को प्रेरित कर एंडोमेट्रियम की मोटाई को बढ़ाता है। समझ में आ गई बात? ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या काम करता है? गर्भाशय की मोटाई को बढ़ाता है। और ये कब स्रावित होगा? जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। और फॉलिकल्स कब डेवलप होंगे? जब एफएसएच और एलएच ज्यादा होते हैं, ठीक है। एफएसएच और एलएच ज्यादा होते हैं। अगर एफएसएच और एलएच नहीं हुए तो फिर फॉलिकल डेवलप नहीं होंगी, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। और एफएसएच एलएच कब ज्यादा होंगे? जब जीएनआरएच हार्मोन ज्यादा होगा। जीएनआरएच हार्मोन कब ज्यादा होता है? जब हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक जाता है कि भाई हमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करना है, मासिक चक्र पूरा हो चुका है, इसलिए नए फॉलिकल्स बनाओ। तो हाइपोथैलेमस जीएनआरएच हार्मोन को बढ़ाता है और फिर नए फॉलिकल्स बनते चले जाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो पहली फेज मैंने बताई थी ब्लीडिंग फेज, जहां पर जो है रक्तस्राव हो चुका था। सेकेंडरी फेज जो है वो प्रोलिफरेटिव फेज होती है, जहां पर क्या हो रहा है? एंडोमेट्रियम दोबारा से बन रही है, नए फॉलिकल दोबारा से विकसित हो रहे हैं, ठीक है। तीसरी जो फेज है वो ओव्यूलेटरी फेज है, और इसकी अवधि होती है 1 दिन की, यानी कि 14वें दिन। मासिक चक्र के 14वें दिन क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है। देखो,
मासिक चक्र के लगभग 13वें दिन ईस्ट्रोजन हार्मोन अपने उच्चतम शिखर पर होता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन मैंने बताया था कि फॉलिकल्स डेवलप हो रही थी, उनके द्वारा स्रावित हो रहा था, है ना, जिसके प्रभाव में एफएसएच और एलएच का स्तर भी बढ़ने लगता है। तो इस टाइम पर यानी कि 13वें दिन या फिर 14वें दिन आप कह सकते हो, एफएसएच और एलएच और ईस्ट्रोजन ये सभी बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, इस दौरान क्या होता है, एलएच हार्मोन जो है उसका स्तर 14वें दिन अचानक तेजी से बढ़ता है, जिसको अपन एलएच सर्ग भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलएच सर्ग क्या होता है। देखिए, एलएच सर्ग का मतलब होता है कि एलएच हार्मोन जो है वो 14वें दिन बहुत उसका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा स्रावित होता है, जिस वजह से क्या होता है, ये एलएच हार्मोन ही ओव्यूलेशन करवाता है। ठीक है, अंडोत्सर्जन करवाता है। समझ में आ गई बात। तो इसके प्रभाव में क्या होता है, ग्रेफिन फॉलिकल फट जाएगी और फट करके सेकेंडरी ओसाइट मुक्त कर देती है, जिसको अपन अंडोत्सर्ग अवस्था कहते हैं। ठीक है, अतः मासिक चक्र के 14वें दिन एफएसएच, एलएच और ईस्ट्रोजन अपने उच्चतम शिखर पर होते हैं। देखो, अंडोत्सर्ग में क्या हो रहा था, अंडोत्सर्ग से पहले फॉलिकल डेवलप हो चुकी थी और फॉलिकल डेवलप हो रही थी तो वो ईस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित कर रही थी, लेकिन 13वें दिन अचानक से ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एफएसएच और एलएच का स्तर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, एलएच जो हार्मोन है ना वही जिम्मेदार है अंडोत्सर्जन के लिए। ठीक है, तो 14वें दिन एलएच हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से अचानक से एलएच सर्ग जिसको कहते हैं अपन, फॉलिकल जो ग्रेफिन फॉलिकल है वो फट जाएगी। ठीक है, और ग्रेफिन फॉलिकल फट करके क्या मुक्त करती है, सेकेंडरी ओसाइट या फिर एमएच और ओवम कह सकते हो। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि जो एग है जो फर्टिलाइज नहीं हुआ है उसका श्रवण होता है। ठीक है, जिसको अपन अंडोत्सर्ग अवस्था भी कहते हैं। मासिक चक्र के 14वें दिन ये तीनों हार्मोन जो हैं वो अपने उच्चतम शिखर पर होते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट की जो फेज है ना, इसको कहते हैं अपन सीक्रेटरी फेज या फिर ल्यूटियल फेज भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, ये 15 से 28वें दिन की अवधि होती है। ठीक है, 14 दिन की लगभग अवधि होती है। देखिए, ब्लीडिंग हो चुकी है, उसके बाद में नई फॉलिकल्स बन चुकी हैं और नई फॉलिकल्स जो हैं वो फट भी चुकी है ना, ग्रेफिन फॉलिकल बन के वो फट चुकी है, उससे अंडोत्सर्ग हो चुका है। अब क्या होगा, अंडे का निषेचन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सीक्रेटरी फेज जो है वो यही अवस्था है जिसमें अंडे का निषेचन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, ग्रेफिन फॉलिकल फटने से कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होगा, आपको पता है, जिसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, ये भी आपको पता है। इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव में एंडोमेट्रियम जो है वो कुंडलन विकसित कर लेती है। देखिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम होता है कि एंडोमेट्रियम की परत को मेंटेन करना। ठीक है, तो जब ये मेंटेन करता है तो ये उसमें कुंडलन विकसित कर देता है और इसी एंडोमेट्रियम को ग्रंथिल संरचना में बदल देता है। मतलब उसमें क्या हो जाएगा, गर्भाशय की जो परत है उसमें ग्रंथियां विकसित हो जाएंगी। ठीक है, और इन ग्रंथियों से स्राव भी मुक्त होगा। देखिए, मासिक चक्र के 22वें दिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अपने उच्चतम शिखर को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जिसके प्रभाव से क्या होता है, इन ग्रंथियों का स्राव मुक्त होने लगता है। 22वें दिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अपने उच्चतम शिखर पर होता है और एफएसएच, एलएच और ईस्ट्रोजन कब होते हैं, 14वें दिन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किंतु निषेचन की अनुपस्थिति में, ठीक है, या आरोपण की अनुपस्थिति में हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक जाता है और हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो फिर क्या होगा, जीएनआरएच हार्मोन जो है उसका स्राव घटने लगेगा और ये घटता है तो फिर क्या होता है, एंडोमेट्रियम की परत टूटने लगेगी और फिर से मासिक चक्र वही प्रारंभ हो जाएगा जो पहले चल रहा था। फिर से वही कौन सी अवस्था आ जाएगी, ब्लीडिंग फेज आ जाएगी। समझ आगे बात। यहाँ पर मैंने नोट लिखा है जिसमें मैंने चारों हार्मोनों के कार्य लिखे हैं, एफएसएच, एलएच, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। देखिए, एफएसएच मैंने बताया था कि ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, पुटिकाओं के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है एफएसएच। एलएच जो है वो अंडोत्सर्जन करवाता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये एंडोमेट्रियम की मोटाई को मेंटेन करके रखता है, जबकि ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की मोटाई को बढ़ाता है। ठीक है, गर्भाशय के प्रवर्धन का, पुनरुद्भवन का कार्य करता है। ठीक है, चारों हार्मोन के कार्य आपको पता होना चाहिए, याद होने चाहिए। यहां पर मैंने ग्राफ बनाया है जिसमें ये टाइम लिखा है ना, मासिक चक्र का ये टाइम है नीचे। जैसे यहाँ पर आपका 1 दिन है, फिर यहाँ से आपका 5वें दिन है, 14वें दिन है, 22वें दिन, 25वें दिन और 28वें दिन, इस तरीके से यहाँ पर टाइम लिखा है। और ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके से ये ग्राफ, ये गर्भाशय की परत की मोटाई को दिखा रहा है, एंडोमेट्रियम की मोटाई को दिखा रहा है। ठीक है, एंडोमेट्रियम को शो कर रहा है कि इन दिनों में यहाँ पर मासिक चक्र के तीसरे चौथे दिन जो है वो गर्भाशय की परत जो है टूट टूट करके बिल्कुल कम हो जाती है ना, एंडोमेट्रियम बिल्कुल कम हो चुकी है। लेकिन फिर से क्या होता है, फॉलिकुलर फेज आती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फिर से डेवलपमेंट होना शुरू कर देती है और 14वें दिन जो है वो खूब डेवलप हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक डेवलप हो चुकी होती है ना। फिर इसको मेंटेन करता है कार्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पर इसमें ग्रंथि संरचनाएं बन जाती हैं, है ना, कुंडलन विकसित हो जाते हैं और ग्रंथि संरचनाएं बन जाती हैं तो उनका यहाँ पर श्राव भी मुक्त होने लगता है। ठीक है, इस जगह पर। लेकिन निषेचन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, दोबारा से टूटना शुरू कर देती है और दोबारा से फिर से इसकी मोटाई कम हो जाती है ना। तो ये बता रहा है
जो एंडोमेट्रियम की मोटाई है उसको शो कर रहा है। ठीक है, कि कौन से दिन जो है एंडोमेट्रियम कितनी मोटी होती है और कैसी होती है। ऊपर जो है यहाँ पर मैंने बताया है कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कि कौन से दिन किसका उच्चतम शिखर होता है। देखिए, ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वह आपका 14वें दिन अपने उच्चतम शिखर पर होता है। साथ के साथ एक बार फिर से ये अपने उच्चतम शिखर पर आता है 25वें दिन। कि अब निषेचन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अब निषेचन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ईस्ट्रोजन को फीमेल हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए ये 25वें दिन भी दोबारा से अपने उच्चतम शिखर पर आता है। एक दिन तो आएगा अंडोसर्ग की फेज में, जहाँ पर अंडोसर्ग होता है उस टाइम पर दोबारा से आएगा निषेचन करवाने के लिए। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन समझ में आ गया, 14वें दिन और 25वें दिन अपने उच्चतम शिखर पर होता है। और ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है ना, ये 22वें दिन अपने उच्चतम शिखर पर होता है। 22वें दिन होता है, उसके बाद में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन जैसे ही कम हुआ तो एंडोमेट्रियम की परत टूटना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहीं से क्या होगा, फिर धीरे 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 करके कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, निषेचन यहाँ तक हो गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ तो उसके बाद में फिर कोई मतलब ही नहीं है, गर्भाशय की परत टूटने लग जाती है। निषेचन हो भी जाएगा तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, यहीं तक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपकी समझ में आ गए। एफएसएच और एलएच के लिए मैंने बता रखा है कि दोनों हार्मोन कहाँ पर होते हैं, 14वें दिन अपने उच्चतम शिखर पर होते हैं, क्योंकि एफएसएच उसके बाद में बढ़ ही नहीं सकता है। एफएसएच जिम्मेदार किसके लिए था, फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए। तो फॉलिकल्स तो यहाँ तक डेवलप हो चुकी है, उसके बाद में तो कार्पस ल्यूटियम पड़ी है, तो फॉलिकल्स तो यहीं तक फट चुकी होती है। ठीक है, तो एफएसएच उसके आगे बढ़ेगा ही नहीं। एलएच हार्मोन जो है वो अंडोसर्ग करवाता है, तो वो यहाँ पर अंडोसर्ग हो चुका है, उसके बाद में आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो 14वें दिन ये दोनों जो हैं अपने उच्चतम शिखर पर होते हैं। समझ में आ गई सारी बातें। तो ये आपका ग्राफ है पूरा। अब यहाँ पर मैंने नोट लिखा है, गर्भाशय से रक्तस्राव का कारण गर्भाशय की अंतःस्तरीय परत और उसकी रक्तवाहिनियों का नष्ट होना होता है। ये तो आपको पता है कि जो एंडोमेट्रियम होती है और जो रक्तवाहिनियां हैं वो टूट जाती हैं, जिसकी वजह से रक्तस्राव होता है। ठीक है, जो एक तरल का रूप धारण करता है, जिसको अपन मीनेसस भी कहते हैं। ठीक है, और योनि से बाहर निकलता है। समझ में आ गई बात। रजोधर्म तभी आता है जब फर्टिलाइजेशन ना हो। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर प्रेगनेंसी हो गई, अगर सगर्भता बन गई, तो फिर ये सारी घटनाएं बंद हो जाती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने 3 नाम लिखे हैं जो आपको याद रखने हैं, इन तीनों का पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाता है। एक है मीनार्की। कौन सा है, मीनार्की, जिसको अपन रजो दर्शन कहते हैं। देखिए, लैंगिक परिपक्वन पर यानी कि यौवनारंभ के दौरान सबसे पहले जब मासिक चक्र आता है तो उसको अपन मीनार्की कहते हैं। क्या कहते हैं, मीनार्की या फिर रजो दर्शन कहते हैं। ठीक है, एक अवस्था होती है मीनोपॉज। ठीक है, जिसको अपन रजो निवृत्ति कहते हैं। 40 से 50 साल की उम्र पर होता क्या है कि मासिक चक्र का प्राकृतिक रूप से रुक जाना होता है। क्या होता है, मासिक चक्र प्राकृतिक रूप से स्टॉप हो जाता है, जिसको अपन मीनोपॉज कहते हैं। ठीक है, और एक अवस्था होती है आपकी एमेनोरिया। एमेनोरिया में क्या होता है, कभी कभी किसी बीमारी की वजह से, या फिर हो सकता है कि प्रेगनेंसी की वजह से, या फिर लैक्टेशन की वजह से, इन तीनों कारणों की वजह से मासिक चक्र आता ही नहीं है। ठीक है, तो इस फेज को कहते हैं अपन एमेनोरिया फेज। देखिए, जब गर्भ धारण हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो चुकी है, या फिर लैक्टेशन हो रहा है, लैक्टेशन का मतलब दुग्ध स्रावण, तो इस दौरान क्या होता है, आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन जब बढ़ता है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एफएसएच और एलएच बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। मैंने पहले बताया था कि प्रोलैक्टिन हार्मोन किसके लिए जिम्मेदार है, दुग्ध स्रावण के लिए, है ना। तो एफएसएच और एलएच अगर नहीं बढ़े तो फिर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कौन करेगा, फॉलिकल के लिए ये एफएसएच जिम्मेदार है, अंडोसर के लिए एलएच जिम्मेदार है। तो फॉलिकल्स डेवलपमेंट हुई ही नहीं है, तो फॉलिकल डेवलपमेंट हुई ही नहीं है तो एंडोमेट्रियम फिर बढ़ेगी नहीं, और एंडोमेट्रियम बड़ी नहीं है तो फिर टूटेगा क्या, कुछ नहीं, तो मासिक चक्र होगा ही नहीं। समझ में आ गई बात। तो ये आपके क्या हैं, कुछ नाम हैं, यहाँ पर मैंने नोट लिखा है। ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए, साथ के साथ इन चारों के काम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चारों हार्मोनों के ये आपकी 4 फेज हैं, जिसमें आपकी सीक्रेटरी फेज है, एक आपकी ओव्यूलेटरी फेज है, एक प्रोलिफरेटिव फेज है, और एक आपकी ब्रीडिंग फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज है। ठीक है, तो ये आपका मासिक चक्र पूरा हो चुका है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो oogenesis है, यानी कि अंड जनन, है ना। और इसको नेक्स्ट क्लास में अपन कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बनता है। समझ आ गई बात।